गुड मॉर्निंग दोस्तों। शनिवार की सुबह है तो हमने सोचा कि क्यों ना दिन की शुरुआत की जाए प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती ब्रो के साथ। हम जा रहे हैं पोलैंड गाइस। पोलैंड जा रहे हैं। बचा लीजिए। हम TNM में स्टडी करते हैं सर आपसे क्वेश्चन है, बचा लीजिए। नहीं थे हमने सर, आज हो गया सर। वॉर नहीं हुआ है, नहीं हुआ। उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे रशियंस। आपको अब मन था देखने का, थ्रिल बहुत ज्यादा, बट नहीं हो पाया। थ्रिलिंग हुआ नहीं तो बस थ्रिलिंग हुआ नहीं। बस बसेस नहीं है, हमारे पास बस नहीं है, हम नहीं कर सकते तो हमें क्यों बुलाया बॉर्डर पे? इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमेनिया, वहां से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? हमें फ्री फ्लाइट्स नहीं चाहिए थी। बॉर्डर तक आना और बॉर्डर से क्रॉस करना, ये वाकई में ये है प्रॉब्लम, ना कि वहां से इवैक्यूएट करा के लेके आ जाना। ये तो सिर्फ है ना, जैसे सर ने बोला अभी, जैसे प्लेन में जब आए थे तो बैक एंट्री लेके अपने आप को बड़ा दिखाना अच्छी बात नहीं है। मेरा नाम दिव्यांशु सिंह हुआ। जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी। इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है कि अगर गवर्नमेंट सही समय पे अगर सही तरीके से एक्शन ली होती तो हम लोग की इतनी परेशानी नहीं झेलना पड़ता। जैसे कि अमेरिका सबसे पहले अपना सिटीजन को बोला कि निकलने के लिए, यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं तो ये हमें दिया जा रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है निकल जाइए निकल जाइए। इस फूल लेकर हम लोग क्या कर लेंगे? इससे कुछ नहीं होने वाली है। अगर टाइम पर एक्शन लिए होते तो ये फूल बांटने की नौबत नहीं होती। ये सब जो दिखावा चल रहा है इसकी जरूरत नहीं पड़ती। पता नहीं कहाँ से आते हैं ये लोग। फूल नहीं बांटने चाहिए थे, इनको चप्पल देने चाहिए थे। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। रूस यूक्रेन विवाद में फंसे भारतीय छात्र जो है आजकल लगातार अपने कुछ न कुछ कारणों से चर्चा में बने हुए हैं। एक देवी जी थी, उन्होंने जो कहा कि मुंबई तक तो हमें सरकार ने पहुंचा दिया, उसके बाद हमें खुद भाड़ा देना पड़ा, देहरादून जाना पड़ा। मतलब सरकार को चाहिए था इनका खोइंछा भरते, उसमें धनिया, दूरवा मतलब दूब होती है, हल्दी की गांठ, जीरा थोड़ा सा और अक्षत जो है चावल, वो सब डाल के उनको जो है 151 रुपया या 500 के साथ विदा करें। छोड़ना चाहिए था। भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे एक महोदय मोतिहारी के थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्हें इस बात से आपत्ति थी कि भाई मतलब ये हम जब इंडिया पहुँच रहे हैं तो हमें फूल क्यों दिया जा रहा है गुलाब का, उसका क्या मतलब है? सही बात है मतलब। और उन्होंने बार बार कहा भी कि भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, अमेरिका ने तो पहले ही कह दिया था। इनका वस्तुतः ये कहना था कि भारत सरकार को चाहिए था कि उनके चरण जो है पखारती भारत सरकार, और उसके बाद फिर उनको मतलब गलसेकी करती। पान होता है, उसको दीपक पे रख के थोड़ा सा गर्म करते हैं, गाल पे ऐसे लगाते हैं, दामाद के साथ ऐसा होता है। और फिर उसके बाद फिर उनको बस में बिठाया जाता, फिर एयरपोर्ट पहुंचते, वहाँ पे एयर होस्टेस उनके चुंबन उनका करती तो अच्छा होता, और फिर गोद में बैठ के आती और वो कहती कि हाँ अब जो है आपकी इजाज़त हो ब्रो तो हम लोग हवाई जहाज़ उड़ाएं। और गुलाब का फूल देने से क्या होता है? तो ये सब भी चल रहा है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब से परे जो स्थिति है अभी रूस की, वो काफ़ी विकट हो गई है। 8वें दिन की खबर ये है कि लगातार एक के बाद एक शहर जो है यूक्रेन के गिरते जा रहे हैं या गिरने की स्थिति में है। गिरने से मतलब ये नहीं है कि पूरी बम्बार्डिंग ऐसी हो गई कि शहरी इलाके ध्वस्त हो रहे, नहीं। वहाँ का जो रजीम है उन शहरों पे कब्जा होता जा रहा है रूसी सेना का। जर्मनी ने कम से कम 2500 मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेजी है। उससे पहले उन्होंने हेलमेट भेजा था, और साथ ही बाकी राष्ट्र भी जो है वो भी कुछ कुछ भेज रहे हैं। तो इन सब पे भी हम वीडियो के अगले हिस्से में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन गंगा की, और भारतीय विद्यार्थियों में से कुछ का ये जो चिरकुटों वाला एटीट्यूड है वो ऐसा क्यों है। सबसे पहले याद कीजिए कि 24 और 25 फरवरी को जब ये युद्ध शुरू हुआ था, अटैक शुरू हुआ था, तब काफ़ी लोग ट्रोल कर रहे थे इन छात्र छात्राओं को। जब उन्होंने कहा कि हम गरीब हैं, हम नहीं आ सकते, भारत सरकार ने हमारी मदद नहीं की, ये वो लगातार ट्रोल कर रहे। तो मैंने एक वीडियो के ही माध्यम से और लिखा भी था कि हमें इन्हें ट्रोल नहीं करना चाहिए। ट्रोल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अचानक से कहीं युद्ध छिड़ जाए और
उसमें हम ये उनसे आशा करें इन 21, 22, 25 साल के लड़के लड़कियों से कि वो कुछ समझदारी की बात करें, वो पैनिक ना करें, तो ऐसा संभव नहीं होता क्योंकि उनकी जान पे बनाई। इसलिए वो जो है सबसे पहले गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमें बचाओ। उसी में से कुछ एक हैं जो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें पहले नहीं बताया सरकार ने, जबकि उनका कहना झूठ था। फिर भी हमने कहा कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है इन छात्राओं को मिलना चाहिए। इसी बीच एक यह भी खबर है कि हाल ही में कर्नाटक के एक छात्र थे, उनकी मृत्यु हो गई है शेलिंग में। उनके परिजनों से हमें सहानुभूति है और हम श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। इसके इतर क्या हो रहा है कि एक तरफ सरकार लगातार 20,000 छात्र, 20,000 आपको लग रहा होगा कोई छोटी संख्या और सरकार इवैक्यूएट कर सकती है। 20,000 छात्र छात्राओं का मतलब है कम से कम 200 विमान। अगर मैं 200 पर एयरक्राफ्ट जो है इवैक्यूएशन के लिए बात करूं, उसके लिए 200 फ़्लाइटें चाहिए और 200 फ़्लाइट के लिए आप कम से कम 10 दिन तो दोगे। 20-20 फ़्लाइट पर डे, मतलब हर घंटे भी एक फ़्लाइट हुए तो 24 फ़्लाइट पर डे होगा। अब उस स्थिति में जबकि युद्ध की स्थिति बनी हुई है और कौन कहाँ से, कुछ रेबल ग्रुप्स हैं, रूस की आर्मी है, आर्टिलरी है, उनका एयरफोर्स है, उसके बाद फिर ब्लैक सी में रूसी सेना जो वहाँ पे युद्धपोत लेके और ये सब लेके पहुँची हुई है, वहाँ पे कब्जा करने की कोशिश हो रही है, उनके जो तटीय क्षेत्र हैं यूक्रेन के, उसमें। इन सब के बीच भारत की सरकार ऑपरेशन गंगा जो है उसके तहत लगातार अलग अलग इलाकों में, और इलाकों से मतलब मेरा राष्ट्रों से है, जैसे पोलैंड हो गया और उसके बगल में जितने भी रोमानिया हैं, ये सारे राष्ट्र हैं जिसके साथ भारत सरकार बातचीत करके उनके दूतावासों में अपने बच्चों को वहाँ भेज रही है। और उसके बाद उन देशों के एयरपोर्ट से फिर फ़्लाइट्स आ रही। यूक्रेन से फ़्लाइट नहीं आ पा रही है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ अभी पूरा एयर स्पेस क्लोज किया हुआ है उन्होंने। उनकी खुन्नस ये भी है कि भारत जो है रूस के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोल रहा है, तो इस कारण भी वो बदमाशी कर रहे हैं। एक खबर यह भी है कि पोलैंड के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने 100 बच्चों को बुरी तरह से पीटा है। इसका सत्यापन मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने काफ़ी जगहों पे ये समाचार पढ़ा है। हो सकता है ये सत्य भी हो। कुछ बच्चों की आप बीती भी थी, उन्होंने कहा कि उनके मित्रों की पिटाई हुई है। इसमें भी अब कोई कह देगा कि भारत सरकार अभी सबसे पहली प्राथमिकता है उन बच्चों को वहाँ से निकालना। वो पोलैंड के बॉर्डर गार्ड क्या कर रहे हैं उससे तो बाद में निपटेंगे ना, उनको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। क्योंकि किसी के लिए यह सोचना कि ऐसी क्राइसिस की स्थिति में किसी देश का बॉर्डर गार्ड जो है वो बिना बात के किसी दूसरे देश के छात्रों की पिटाई कर देगा, ये तो हम सोच नहीं सकते ना, ये अकल्पनीय है। लेकिन ऐसा हो रहा है तो वो तो बाद में डिप्लोमेटिकली, बाद में क्या हो सकता है, साइमल्टेनियसली जब खबर आई होगी तो ऐसी बात चल रही होगी। खैर जो भी है, बमबारी के बीच 200 फ्लाइट्स निकालना मतलब वो बहुत ही कठिन कार्य है। आज भी लगभग 3200 छात्रों को निकालने की कोशिश की जाएगी। आज उनका शेड्यूल है कि वो अलग अलग, चाहे एयरफोर्स का हमारा ग्लोब मास्टर हो या अन्य विमान हो, उसके थ्रू जो हम इवैक्यूएट करेंगे। तो आज भी कुछ छात्राएं, बड़ा ऑपरेशन है, कोई छोटी बात नहीं है। 5000 है, इसी तरह से एक छोटी संख्या बचेगी। आप देखिए कि लगातार पर डे 15 से 20 फ्लाइट्स आ रही हैं। इसके लिए हमें दाद देनी चाहिए अपनी सरकार की। वो भी कब? वो भी तब जब अमेरिका जैसे देशों ने, हाल ही में उनका एक बयान आया था कि अमेरिकी नागरिक जो वहाँ हैं अभी, वो अपने प्राइवेट रास्ते निकालें कि वो कैसे आ सकते हैं पास के देशों में और वहाँ से भी अपने खर्चे पे वापस लौटें। सरकार उनको इवैक्यूएट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अमेरिका की समस्या ये है कि अमेरिका रूस से तो बात करेगा नहीं कि हमें एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दे दो, जैसे कि भारत ने बात की, उस पर भी हम चर्चा करें। तो उनके लिए बहुत विकट स्थिति है। भारत ने लगातार यूक्रेन से भी बात की, पास के जितने राष्ट्र हैं छोटे छोटे सबसे बात की, रूस से भी बात की। तो इन कृतज्ञ छात्र छात्राओं का जो सरकार का उपहास कर रही हैं या कह रहे हैं कि फूल क्यों दे रहा है, भारत माता की जय बोलने से क्या हो जाएगा, मुझे देहरादून तक जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, तो उनको यह सोचना चाहिए कि तुम जीवित आ गए और भारत सरकार ने तुम्हें वहाँ से निकाला। उस समय में
जबकि बाकी सरकारें अपने नागरिकों को छोड़ रही हैं। ऐसे में कृतज्ञ होने की जगह इस तरह की नीचता जो है वो बिल्कुल ही गलत है। ऑपरेशन गंगा की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है क्योंकि देखिए भारत का इतिहास रहा है, और ख़ास करके रजीम चेंज जब होता है 2014 के बाद से, कि एक भी नागरिक, भारत का अप्रोच वही है जो यूएस का कभी हुआ करता था कि एक भी नागरिक कहीं पे भी है हम उसको निकालेंगे, चाहे हमको कितना एफर्ट करना पड़े। हमने देखा है यमन में इवैक्यूएशन हुआ, मिडिल ईस्ट में कई बार हुआ है, उसके लगातार एयरलिफ्ट मूवी आपने देखी होंगी। बिना एक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही, सुनिश्चित जब कर लेते हैं सारा हो जाता है, हमें जहाँ जहाँ से बात करनी पड़ती है हम करते हैं। रूस के खिलाफ एक तरफ यूएन में प्रस्ताव पारित हो रहा था, पूरा विश्व जो है, यूएस भी लगातार प्रेशर बना रहा है भारत पे कि आप जो है रूस के खिलाफ बोलिए, और ऐसे समय में भारत एब्सटेन कर रहा है उसके खिलाफ वोटिंग से। और पुतिन से चाहे बातचीत हो या उनके जो है आला अधिकारी हो उनसे बातचीत हो, उनसे कह के भारत सरकार भारत के नागरिकों के लिए कॉरिडोर्स बनवा रही है कि रूसी सेना इतने समय तक इस राउट पे जो है फायरिंग ना करे, शेलिंग ना करे, ताकि हमारी बसें निकल के वहाँ से आ जाएं। आपको लगता है कि ये छोटा सा एफर्ट है? मतलब सोचना चाहिए। एक तरफ यूक्रेन जो है बिना काम का सर उठा रहा है, यूक्रेन का पूरा इतिहास हम और आप जानते हैं कि उन्होंने भारत के हमेशा खिलाफ ही वोटिंग की है, वो धमकी भी दे रहा है यूएन में बैठ के, और वहीं पे भारत वहाँ से अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करने की कोशिश में लगी हुई है। तो ऑपरेशन गंगा की ये यूटिलिटी थी। अब कुछ कुतर्क हैं कि हमें बताया नहीं पहले, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सरकार ने काफ़ी समय पहले से, 10 से 15 दिन पहले से तो कहा कि आप लोग छोड़ दीजिए उस जगह को। विद्यार्थियों ने नहीं छोड़ा, उनके अपने कारण रहे कि उन्हें यूनिवर्सिटी ने कहा कि 100% अटेंडेंस नहीं होगा तो हम डिग्री नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा, ये अभी स्थिति उस तरह की नहीं है, पैनिक मत करो। तो उन्होंने भारत सरकार की बात मानने की जगह जो है उनकी बात मानने पे ज़्यादा अपना वो दिखाया। उसके बाद एडवाइजरी लगातार जारी होती रही, हर दिन अपडेट आते रहे कि आप क्या करें। जब आप इतने स्मार्ट हैं तो आपको तो ये भी समझना जाना चाहिए ना कि अमेरिका ने अगर एडवाइजरी जारी किया अपने सिटीजन्स के लिए, वो तो किसी भी ह्यूमन बीइंग पे लागू होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका ने एडवाइजरी अगर जारी किया कि रूस हमला कर सकता है तो शेलिंग होगी सिर्फ अमेरिकन जो है केवल अमेरिकन पे होगी। करके स्मार्ट बुलेट बनाया हुआ रूस ने। तो जब आप इतने स्मार्ट हैं कि अपने सरकार को एवैक्यूएशन के बाद तक कोस रहे हैं, तो आपकी सामान्य बुद्धि विवेक पे तो प्रश्न चिन्ह तभी लगता है कि आप उस वक्त नहीं आए। आपने सुना ना भाई संकट की स्थिति है, तो अमेरिका ने जब एडवाइजरी जारी की, आप अगर स्मार्ट होते तो आप उसी वक्त जो है अपना एक टिकट कटाते और निकल लेते जल्दी से जल्दी। आप नहीं निकले, आप नहीं निकले क्योंकि आप चतुर हैं और धूर्त हैं। धूर्त और चतुर लोग जो होते हैं, ऐसे पूरे समूह में जैसे 20,000 लोग हैं ना, तो इसमें 10-12 ऐसे होंगे जिनके हमने स्टेटमेंट्स पढ़े हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग न सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि और लोगों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि अरे यहीं बैठे रहो, सरकार बाद में निकालेगी ही, सरकार का इतिहास रहा है, अपने पैसे पे अपने खर्चे पे निकालेगी, हम क्यों पैसे खर्च करें। तो ये लोग न सिर्फ स्वयं रुकते हैं बल्कि बाकियों को भी प्रभावित करते हैं, जो वस्तुतः अपनी जान बचाने के लिए पहले शायद निकल सकते थे। लेकिन इन लोगों ने एक ओपिनियन लीडर का रोल अदा किया वहाँ पे, और लोगों के विचारों को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया कि अरे रुको यार, कुछ नहीं होगा, सरकार खुद हमें यहाँ से निकालेगी। इनकी आस्था सरकार में है, ये जानते हैं कि सरकार निकालेगी, लेकिन हाँ वही है कि गरियाना भी तो है अपने आप को थोड़ा, क्योंकि ये एक कथन है कि आप अगर हर बात पे हाँ बोलते रहें या एग्री करते रहें तो आपको उतना स्मार्ट नहीं माना जाएगा। आप हमेशा डिसएग्री कीजिए, रिबेल बोलिए कि एटीट्यूड नहीं सरकार ने कुछ नहीं किया, ये क्या है, तो आपकी बात सुनी जाएगी। क्योंकि आप वैसे उन कम लोगों में होंगे जो एक तरह के सामूहिक विचारों से उससे अलग एक विचार रखते होंगे, तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो जब एनडीटीवी का रिपोर्टर इस बिहार के मोतिहारी के दिव्यांशु सिंह की बात कर रहा है कि मिस्टर सिंह सेड दिस, मिस्टर सिंह सेड दैट,
कि अमेरिका ने कर दिया एडवाइजरी जारी, भारत ने पहले क्यों नहीं लिया? तो एनडीटीवी के रिपोर्टर ने उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि भाई साहब भारत भी 10-15 दिन से एडवाइजरी दे रहा था, आप कौन सी भाषा समझते हैं कि आपको समझ में नहीं आई? क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया एनडीटीवी के रिपोर्टर ने, क्योंकि वो नहीं करते ऐसा। उनका एजेंडा इससे चलता है कि देखो छात्र ने ये कहा कि ये सब सिंबॉलिक जेस्चर से क्या होता है और फूल क्यों पकड़ाया जा रहा है। केयर नहीं करती सरकार। इस तरह के स्टेटमेंट आ रही है कि हमें मरने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा, तुम उस जगह पे गए हो जो बहुत सालों से डिस्टर्ब्ड है। तुमने चुना वहाँ पे जाना, कारण को कोई भी रहा हो कि वहाँ एमबीबीएस का एंट्रेंस नहीं होता या इजीली सीट अवेलेबल होती हैं, जो भी बात हो, तो तुम उसमें जो है वहाँ पे तुमने ये नहीं सोचा कि हम कहाँ। अब कल को कोई पाकिस्तान पढ़ने चला जाए और वहाँ किसी मतलब आतंकी घटना में मारा जाए, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये आपने चुना है। सरकार का उत्तरदायित्व तो आपको लेके बिल्कुल भी कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि जब आपकी जान पे बन आए और वो परिस्थिति आपके अधिकार क्षेत्र से, आपके प्रभाव क्षेत्र से, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल असहाय हो जाते हैं, तब सरकार आपकी डिप्लोमेटिकली मदद कर सकती है। गवर्नमेंट इज़ नॉट ऑब्लाइज टू पे फॉर योर ब्लडी टिकट्स। उसमें भी तब जब तुम प्रतीक्षा करते रहे कि अंत समय में तो सरकार हमारा पैसा माफ़ करेगी ही, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। तो तुम्हें वो भी याद आया होगा, सरकार ने अपने 4 केंद्रीय मंत्री वहाँ पे भेजे हैं और तुम्हें लग रहा है कि सरकार तुम्हारा केयर नहीं करती। मध्य चुनाव में सरकार अपने 4 केंद्रीय मंत्रियों को वहाँ पे भेजती है और तुम्हें लग रहा है कि सरकार केयर नहीं करती। उस जोन में हम लोग बार बार कहते हैं ना कि कितने मंत्री के बेटे जो हैं बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जो भी है। तो आज उन हवाई जहाज़ों में जो मंत्री बैठ कर गए हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से बम वर्षा हो रही है और उनकी जान पे खतरा बन सकता है? उसमें भी वो गए, तो कम से कम इसका तो क्रेडिट दो। नहीं दोगे तुम लोग। खैर, घर के वामपंथी हैं, वो भी जो है पूरा मुद्दा इसको बनाए हुए थे। और जब आप एक ऐसे विषय को जो वास्तव में राजनीतिक नहीं है, जो राष्ट्रीय है कि हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, उसको जब आप चुनाव के समय उसका प्रयोग कीजिएगा मोदी सरकार को या किसी भी सरकार को घेरने के लिए कि आप केयर नहीं कर रहे हैं। इनका हमेशा से आप देखेंगे यही रहता है कि जो चीज़ एक दिन में नहीं हो सकती, या जिस चीज़ को लेके कोई भी व्यक्ति, जो आप मानिए कि एक किसी ऐसे जगह व्यक्ति है जिसको सूचनाओं का जहाँ तक जो है प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, वहाँ तक पहुँच नहीं रही है बातें, जो डिटेल्स हैं, फाइनल डिटेल्स हैं, उसको अगर आप कह लेंगे 20,000 ही तो मात्र हैं, उसको क्यों नहीं निकाल रही सरकार? क्या आपको लगता है कि वो ये गणना करेगा कि 20,000 हैं तो यार 20 फ्लाइट पर डे चलाएगा तब भी 10 दिन लगेगा और अभी तो 8वां ही दिन है? वो ये तो जोड़ घटाव करेगा नहीं, उसको लगेगा कि हाँ सरकार को तो निकालना चाहिए, इतने हवाई जहाज हैं, क्यों नहीं निकाल रही है सरकार? उसे ये नहीं पता है कि एयर स्पेस बंद है, उसे ये नहीं पता है कि बच्चे जब तक पहुँचेंगे नहीं तो इवैक्यूएशन कैसे होगा? बच्चों का पहुँचना भी तो आवश्यक है ना। किसी जगह पे बोला है रोमानिया जाओ, पोलैंड जाओ, इन जगहों पे जाओ, कहीं पे जाओ, और उसके बाद हम वहाँ से तुम्हें इवैक्यूएट करें। क्या ऐसा हो रहा है? क्या उसका रेट पता है किसी को? कितनी दर से वहाँ पे छात्र छात्राएं पहुँच रहे हैं? नहीं पता। इसलिए नेता लोग इन्हीं बातों पे, राहुल गांधी जैसे लोग बोल रहे हैं कि एब्सेंट है पीएम एब्सेंट है, तो ये इवैक्यूएशन कहाँ से हो रहा है? 3-3 हज़ार बच्चे कहाँ से आ रहे हैं हर रोज? राहुल गांधी का कहना है कि नहीं, पीएम यूक्रेन क्यों नहीं जा रहा है? इनका माइंड वस्तुतः यही है कि पीएम यूक्रेन जाए, वहाँ पे बम वम लगे मर जाए पीएम। वामपंथियों का यही है कि कुछ इस तरह का हो कि इसका यूपी का कैंपेन इतना अच्छा क्यों चल रहा है? तो ठीक है, तुम सोचते हो कि तुम शेर हो तो सवा शेर है मोदी। तुमने इसको पॉलिटिसाइज किया कि उसने भी अपने केंद्रीय मंत्री भेज दिया और उस बात को अब ये भुनाएगा। हर रैली में बोलेगा कि ऑपरेशन गंगा में हमारे बच्चे जो है फंसे हुए थे और हमारी सरकार ने इसकी परवाह नहीं करते हुए कि यहाँ पे चुनाव हमने अपने 4 केंद्रीय मंत्री को भेजे। भले मंशा उसकी कुछ और रही हो बीजेपी की,
भले मोदी सरकार की मंशा बिल्कुल यही रही होगी कि वहाँ पे जाए और केंद्रीय मंत्री के जाने से बच्चों में थोड़ा सा सुरक्षा की भावना आएगी कि नहीं, सरकार हमारे लिए प्रतिबद्ध है और हम लगातार मतलब ऐसे लोग आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, तो उनमें जो है ये सुरक्षा की भावना घर करेगी कि नहीं हमारा केयर किया जा रहा है। तो फिर मोदी तो इसको भुनाएगा ही। तो जब भी ये, इनका दुर्भाग्य है इन लोगों का कि जब भी ये इस तरह से घेरते हैं कि 56 इंच का सीना कहाँ है, तो एयर स्ट्राइक कर देता है मोदी। फिर प्रश्न पूछोगे तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक होती है। तो जब जब इस तरह की बेहूदी बातें होती है, ये लोग जो है, फिर उसी बात में थोड़ा आऊँगा और माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट करता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप उदाहरण नहीं देंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो 20,000 को ये बोल रहे हैं तुरंत क्यों नहीं इवैक्यूएट कर, यही ये लोग कह रहे थे जब 14 फरवरी को पुलवामा हुआ था और उसके बाद सरकार को समय लग गया उसका बदला लेने में, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ हमारे हवाई जहाज वहाँ पे फाइटर अलर्ट पे बैठे हुए और गए और पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुस के और उसके फाइटर प्लेन को मार गिराया और 2-4 जगह पे हमला किया और आतंकियों के लॉन्च पैड जो है डिस्ट्रॉय किए गए। ऐसे नहीं होता है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। तो वही ऑपरेशन गंगा में भी ऐसा नहीं था कि यहाँ से हमें सिर्फ हवाई जहाज हमारे पास तो इतने हैं क्यों नहीं उड़ा देते हो, ऐसा नहीं होता है। आपको प्लानिंग करनी होती है, बच्चे कहाँ पे हैं, किसका लोकेशन क्या है, उनको फिर जो नियरेस्ट पॉसिबल एक सुरक्षित जगह होगी वहाँ पहुँचाने के लिए उसके लिए बस का इंतज़ाम करना होगा। बस पे जाएंगे, वहाँ पे फिर बॉर्डर पे इमिग्रेशन होगा, वो चेक होगा, उसके बाद वो दूसरे जगह पे जाएंगे, एयरपोर्ट तक पहुँचाएंगे, तब तक उनके खाने की, पीने की, रहने की, सोने की व्यवस्था करनी होगी और तब वहाँ से वो इवैक्यूएट करते हैं। वो एक दिन का काम नहीं है, ये सतत लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा अंतिम बच्चा वहाँ से लौटकर वापस नहीं आ जाता। भारत ने फिर से अभी रूस के ऊपर जो एक कि ये डिप्लोरेबल एक्ट है, ये एक रिजोल्यूशन 193 राष्ट्र हैं शायद संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया। होता कुछ नहीं ऐसे रिजोल्यूशन का, तो उसमें फिर भी भारत ने उसमें अब्सटेन किया। इस पर भी बहुत जो है कहा जा रहा है कि नहीं आप जो है आक्रमणकर्ता के साथ खड़े हैं, और ये वस्तुतः वामपंथी और ये पूरा गिरोह वामी कामी गिरोह जो है वही लोग कह रहे हैं। तो इस पर क्या है कि हमें यह समझना चाहिए कि रूस ने 6 बार वीटो किया है भारत के अगेंस्ट जब रिजोल्यूशन आए, तो हमारा ऑलमोस्ट एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑल वेदर एलाई टाइप का रहा है रूस। बीच बीच में होती है थोड़ा सा संबंधों में खटास आती है, गॉपस्कोप देने में बहुत डिले हो गया, आर्म्स डील में डिले हो जाता है, तो ये सब होता है थोड़ा सा। और भारत ने लगभग शायद 53% जो है कम किया उससे हथियार खरीदना, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर होना चाह रहा है, खुद ही बनाना चाह रहा है, और फिर यूएस से भी उसकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है रक्षा के सौदों को लेके, तो उससे भी होना है, तो वो सारा होता है। फिर भी रूस को भारत अबैंडन नहीं कर सकता। अगर खुलकर हम समर्थन नहीं दे रहे हैं तो कम से कम विरोध तो ना ही करें। और भारत ने अपना पोजीशन क्लियर रखा है कि आप डिप्लोमेटिक तरीके से इसको सुलझाइए, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहते हैं। रूस भी अपना हित देख रहा है, भारत भी अपना हित देख रहा है, अमेरिका भी अपना हित देख रहा है, यूक्रेन भी देख रहा है, यूरोपियन यूनियन भी देख रहा है, सब अपना हित देख रहे हैं। तो भारत क्यों नहीं देखेगा अपना हित? भारत एब्सटेन क्यों नहीं करेगा? यही कारण है कि भारत एब्सटेन कर रहा है। भारत को समर्थन नहीं देना चाहिए ऐसे प्रस्तावों का, क्योंकि जब आप ऐसा समर्थन देते हैं तो फिर आपके साथ खड़ा कौन होगा? यूके होगा नहीं, वो अभी तक सोचता है कि वो ब्रिटिश राज में चल रहा है और वो हमारा बाबा है। अमेरिका देगा नहीं, क्योंकि वो तो ऐसा नीच राष्ट्र है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं होता, उससे ज़्यादा स्वार्थी तो कोई राष्ट्र ही नहीं। चीन देगा नहीं, फ्रांस से थोड़ी बहुत आपकी बातचीत है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि फ्रांस जो है वो पूरा इनका ग्रुप है, पहले अपनी गोरी चमड़ी वालों को पकड़ेगा या आपको पकड़ेगा। ले दे के बचता है एक रूस, उसके खिलाफ आप क्यों जा रहे हैं? कैसे जाएंगे? कल को चीन अगर आपके ऊपर करता है तो कम से कम एक सुपर पावर तो आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि आप तो सुपर पावर से विश्व गुरु बनने की राह पे चल पड़े हैं, तो आप तो उसको उधर जा नहीं रहे, तो कोई तो एक होना चाहिए आपके पक्ष में खड़ा होने वाला। रूस पे लगातार प्रतिबंध लग रहे हैं, एक सिलसिला चल रहा है, उनके फिनेंशियल सिस्टम्स को क्रिपल करने की कोशिश की जा रही है। सेंट्रल बैंक ने वहाँ पे ब्याज की दरें बढ़ा दी हैं, एप्पल पे, गूगल पे ये सब काम नहीं कर रहा है,
फेसबुक ने, गूगल ने, इन सब ने वहाँ के कंटेंट क्रिएटर्स पे कोई भी रेवेन्यू देने से मना कर दिया है। उसके बाद विचित्र विचित्र चीज़ें आ रही हैं कि इटली के मिलान यूनिवर्सिटी में फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, जो कि वर्ल्ड लिटरेचर के टॉप, मतलब मॉडर्न अगर मैं बात करूँगा तो पिछले 100 सालों में, 200 सालों में वर्ल्ड लिटरेचर के टॉप 10 ग्रेटेस्ट ऑथर्स में होंगे, उसको पढ़ा, मतलब उसका पुतिन से या रूस यूक्रेन विवाद से क्या 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 रिश्ता है। पेरिस के एक म्यूजियम से पुतिन की मोम की प्रतिमा थी, उसको जो है हटाया गया, ठीक है, ये फिर भी चलता है। लेकिन ये इन सब चीज़ों को करके तुम क्या कर लोगे? तुम उसे हिटलर के समकक्ष रख रहे हो और तुम इसमें उसकी स्थिति नहीं देखना चाह रहे हो कि आखिर रूस ऐसा कर क्यों रहा है। रूस ऐसा इसलिए कर रहा है कि यही इटली, यही फ्रांस, यही यूएस, यही यूके, इन लोगों ने मिलके रूस के बॉर्डर तक अमेरिकी सेना तक को, मतलब एकदम बॉर्डर के रेंज में जो है तैनात करने की ठान ली है। विवाद वस्तुतः यही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं देना चाहूँ कि विवाद ऐसा नहीं था कि रूस को एक दिन लगा कि यूक्रेन पे हमला कर देना चाहिए, वो कर दे, हम मिला लेंगे इसको, नहीं। जब यूक्रेन ने रूस को यह गारंटी नहीं दी कि वो नाटो में नहीं मिलेगा या नाटो के ट्रूप्स को अपने सीमाओं का इस्तेमाल करने नहीं देगा, जब उसे लग गया कि इससे ये बैक ट्रैक करेगा, तब रूस अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है वो एक भारी करप्ट आदमी है और वो नहीं चाहता कि पुतिन जो है उसके भ्रष्ट रेजीम को, या जो भी आप भ्रष्ट ना भी माने, पुतिन अपने मतलब के व्यक्ति को वहाँ चाहता है। और इस आदमी ने पार्लियामेंट की अवहेलना की है, मीडिया के लोगों पे सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगाए, जेल में डाला है इन लोगों को। ज़ेलेंस्की की मैं बात कर रहा हूँ, यूक्रेन के, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं चल रही थी। तो अपने बॉर्डर की रक्षा के लिए रूस को ये कदम उठाना पड़ रहा है कि या तो नाटो और यूएस और पूरा यूरोपियन यूनियन ये गारंटी दे कि हम अपने ट्रूप्स को तुम्हारे बॉर्डर पे नहीं रखेंगे, तब तो हम ये छोड़ेंगे, नहीं तो फिर हम अपने बॉर्डर को एक्सपैंड करेंगे, या तो हम यूक्रेन को मिलाएंगे, या जो भी यूक्रेन में हम अपने मतलब की सरकार बिठाएंगे, जैसा कि अमेरिका करता रहा है अभी तक। अमेरिका को देखिए कि इन्होंने सर्बिया पे बमबारी की, हिरोशिमा नागासाकी तो आपको याद ही होगा, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, इराक, इन्होंने कहाँ गंद नहीं मचाए। उस पर कभी सुना कि प्रतिबंध लगा इस पर? नहीं, क्योंकि यही देश सब पे प्रतिबंध लगाता है, बाकी देशों को धमकाता है कि तुम भी लगाओ, तुम भी लगाओ, तुम भी लगाओ। तो बात ये है, अब यूक्रेन की स्थिति बहुत विकट होती जा रही है। भले ही यूएस, यूके, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि नहीं हम तुम्हें हथियार देंगे, पहले कह रहा था कि हम अपने ट्रूप से मदद करेंगे, लेकिन इनमें से किसी ने भी अपने ट्रूप्स को नहीं उतारा वहाँ पे और इसको बोला कि नहीं तुम लड़ो, हम हथियार दे रहे हैं तुम्हें। तो हथियार तो इन्हें दे रहे हैं। अब कितने समय तक यूक्रेन की सेना उसको रोक पाती है? ठीक है, 3 घंटे में, 6 घंटे में, 1 या 2 दिन में, जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रूस जो है कब्जा कर लेगा पूरे यूक्रेन पे, वो नहीं हो पाया। लेकिन 8 दिन न सही, 15 दिन, 20 दिन में तो हो ही जाएगा। और रूस ने भी ये क्लियर कर दिया है कि अगर अमेरिकी वेपन्स का उसके ऊपर यूज हुआ तो फिर हम उसी तरह से रिटेलिएट करेंगे। न्यूक्लियर वॉरफेयर की धमकी खुल्लम खुल्ला रूस ने दी। हो सकता है ब्लफ ही कर रहा हो। उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बोला, उसके ओरिएंटेशन का, उसका कंट्रोल पूरा रूस के पास है। तो उसने कहा कि हम तो जब चाहे हम उसको डिसओरिएंट करके हम यूएस के किसी भी शहर पे गिरा सकते हैं, उससे भी भारी तबाही मच सकती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी लगातार चल रही। अब प्रश्न ये है कि गलत कौन है इसमें? गलत एक तरह देखें कि रूस की गलती उस तरह से नहीं है। हाँ, भले ये है कि वो एग्रेसर है, हमला कर रहा है, तो हमारी सहानुभूति हमेशा पीड़ित के तरफ चली जाती है, जो छोटा होता है उसके तरफ चली जाती है। तो हम यूक्रेन के साथ मतलब हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं किस तरह से नाटो और यूएस और पूरा यूरोपियन यूनियन रसा को चेक करने के लिए उसके बॉर्डर पे अपनी सेना को चाहते हैं, ताकि वहाँ से बहुत तरह की चीज़ें हो सकती है।
जासूसी करवाई जा सकती है। आप अमेरिका के मिसाइल्स के 1 मिनट के रेंज में आ जाते हैं, जो अभी आप आधे घंटे की आपको वार्निंग कम से कम मिल जाएगी अगर वो अपने कंट्री से कुछ लॉन्च करता है। तो इन सब बातों को भी हमें देखना होगा। आदर्शवादी यहाँ पे कोई नहीं है, यूक्रेन भी नहीं है, ना तो यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी, अमेरिका ने जब कहीं भी हथियार, बम, ये सब बमबारी की और तबाह कर दिया राष्ट्रों को, वहाँ पे इन्होंने कभी भी इस तरह का एटीट्यूड नहीं दिखाया, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन कभी भी पास नहीं हुआ। चीन पूरा साउथ चाइना सी में क्या क्या करता रहता है, तो उस पर कोई यूएन का रिजोल्यूशन ये सब पास नहीं होता। तो उस हिसाब से देखें तो आदर्शवादी कोई नहीं, सबको अपने हितों की रक्षा करनी है। अगर रूस को लगता है कि उसकी सेना, उसकी सीमा पर जो है कोई दूसरा एक अतिक्रमण करने वाला आ रहा है, तो उसे हर वो अधिकार है जो अधिकार अमेरिका के पास है, यूके के पास है, फ्रांस के पास है, किसी के भी पास है। फ्रांस तो अभी भी लगातार हमला कर ही रहा है, बहुत जगहों पे उसकी सेनाएं हैं अफ्रीका में, उस पर किसी की बात नहीं होती है। चीन क्या कर रहा है सबको पता है। तुम हमारे घरों में आतंकवादी जो भेजे जाते हैं उसको बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट कहते थे, उसको तो वार मानने से तुमने इनकार किया, लेकिन जब तुम्हारी फटी तब तुम वार ऑन टेरर करते हो, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे, जो कि तुम्हें कभी मिलता नहीं है। अब अंत में ये कहना चाहूँगा कि रूस में जिस तरह से प्रतिबंध लगे हैं और जिस तरह से बड़ी कंपनियों ने, और हम चूँकि एक डिजिटल युग में हैं, तो वहाँ पर हमारी सारी चीज़ें कुछ एक कंपनियों के माध्यम से संचालित होती है कि हम कहाँ क्या लिख रहे हैं। हम जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसका केबल कहाँ से आ रहा है, अंडर वाटर केबल जो होता है। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। इसमें चीन इस मामले में थोड़ा ठीक है, सोशल मीडिया उसका अपना है, फिनेंशियल सिस्टम उसका अपना है, वो किसी फॉरेन नेशन का जो है उस तरह का पेमेंट गेटवे या इस तरह की चीज़ें वो यूज नहीं करता। उसका सारा कुछ सेल्फ सस्टेनिंग है एक तरह से, क्योंकि वो जानता है कि वो जब ऐसा कुछ करेगा तो उसके ऊपर प्रतिबंध पड़ेंगे तो क्या होगा। हाँ, उसका ये होगा कि उसका व्यापार जो है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, वो थोड़ा सा जो है वो संकट में आ सकता है, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति रूस जैसी नहीं होगी, जहाँ पर अभी एप्पल पे, गूगल पे ये सब जो है बंद कर दिया गया, तो वहाँ पे मतलब लोग परेशान हैं कि वो मेट्रो में चढ़ने के लिए कार्ड जो है रिचार्ज कैसे करेंगे। तो हमारी लगातार निर्भरता जो है इस तरह के टेक्नोलॉजी पे और विदेशी कंपनियों पे जो है, इस पे भारत सरकार को अच्छे सोचना पड़ेगा कि हम स्वदेशी कंपनी, जैसे यूपीआई एक बहुत ही मार्वेलस आइडिया है, और यूपीआई अब यूएई तक पहुंच गया है, नेपाल में यूज होगा ही, तो इसको जो है थोड़ा सा ग्लोबलाइज करने की आवश्यकता है। रुपे कार्ड जो है हमारा, जो मास्टर कार्ड और वीज़ा के एम्पायर को, जो डुओपोली थी भारत में, उसको ख़त्म करके 53% शायद, मतलब आधे से ज़्यादा रुपए में ट्रांजैक्शन होता है। हमें इस तरह की चीज़ों को, स्वदेशी चीज़ों को और आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि समय आने वाले दौर में और भी ख़राब होने वाला है, विकट होने वाला है, और हम पर भी इस तरह के, ये जो अभी तक एक कॉलोनियल हैंगओवर में जी रहे हैं कि हम राजा हैं, तुम जो है गुलाम हो, तो ये आगे करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा। तो इसी कारण आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं होना चाहिए, वास्तव में हमें अपना वेपन्स बनाना चाहिए, वास्तव में हमें अपना डिजिटल सिक्योरिटी इन्हांस करनी चाहिए, वास्तव में हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए, हमारे पास अपने स्वदेशी ऐसे मंच होने चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहाँ पे लोगों को टारगेट करके ब्लॉक ना किया जाए, तुम्हें डी प्लेटफॉर्म ना किया जाए, तुम्हारे इंटरनेट को बंद ना कर दिया जाए, तुम्हारे फिनेंशियल सिस्टम्स को क्रिपल ना किया जाए। जो भी है, युद्ध की स्थिति अभी बनी हुई है, और हर घंटे, अभी मैं जैसे कि 3:30 बज रहे हैं आज 3 मार्च के, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 1 घंटे बाद क्या होगा, 2 घंटे के बाद क्या होगा, या वीडियो जब आप देख रहे होंगे तब क्या होगा, हो सकता है स्थिति बदल चुकी होगी। तो ये पल पल स्थिति बदलती जा रही है। अगर इसमें भारत के संदर्भ में कुछ और हमारे पास जानकारी आती है तो हम आने वाले दिनों में हम और भी वीडियो बनाएंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर। देखिए, अब जो भी राइट लेफ्ट जिस भी विंग से आते हैं, जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है आपकी, रिगार्डलेस ऑफ दैट, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि मोदी जी इज अ विजनरी लीडर। वो केवल आज की, अगले 5 साल की या अगले इलेक्शन की सोच के नहीं,
बल्कि आगे की लॉन्ग टर्म भारत की स्ट्रेटेजी, भारत के फायदे की सोच के कोई भी डिसीजन लेते हैं। और वो इसलिए क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री भी बने हैं तो वो देश की सेवा के लिए बने हैं, सुरक्षा के लिए बने हैं, उन्नति के लिए बने हैं, देश को रूल करने के लिए नहीं बने हैं। मन से तो वो संत हैं, उनको क्या करना है, किसी चीज़ का लालच नहीं, किसी चीज़ की मोह माया नहीं। उन्हें तो केवल एक ही ध्येय है ना कि देश की सेवा करनी है, देश को आगे ले जाना है। उन्होंने जो आत्मनिर्भरता का नारा दिया है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको समझना होगा कि कमज़ोर का कोई साथ नहीं देता, एक कमज़ोर व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। मित्र उसके होते हैं जो खुद स्ट्रांग होता है। अगर आप सुपर पावर हैं, अगर आप स्ट्रांग हैं, अपने आप में आत्मनिर्भर हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो सारी दुनिया आपके साथ होगी। लेकिन यदि आप किसी पर निर्भर हैं, आप किसी के सहारे हैं, तो मौका मिलते ही हर कोई आपको धोखा देगा और आपका एडवांटेज उठाने की कोशिश करेगा। ये इस दुनिया का नेचर है, इसको आप बदल नहीं सकते। भारत के लिए अब अच्छी बात यह है कि हमारी आज की लीडरशिप, मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, ये लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि भारत को हर एस्पेक्ट से, हर मायने में अपने कदमों पर खड़े होना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है इन स्टूडेंट्स की, तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड देम। मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी क्या मेंटालिटी है, क्या थॉट प्रोसेस है ये, या इनकी एजुकेशन इस तरह की घटिया क्वालिटी की है, ये घटिया एजुकेशन का असर है, या कहीं इनको पैसे देकर तो नहीं बुलवाया जाता, क्योंकि ऐसे लोग केवल एनडीटीवी, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसे ही लोगों को मिलते हैं जो एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट, दिस इज एंटी इंडिया एजेंडा, इज नॉट एंटी मोदी। What NDTV also does is clearly anti-India agenda। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।